हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अपने सीरीज का 10वां भाग देखेंगे। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें पॉलिटी आती है तो आपके लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले भाग को नहीं देखा हो तो उससे भी देख लीजिए। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता एंड नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं, तो कहाँ? संसदीय स्वीकृति से पूर्व व्यय कर सकते हैं राष्ट्रपति आकस्मिक निधि को। और जो करों से और सरकारी कामकाज के निर्वाह से जो प्राप्तियां संघीय सरकार को हुई है, उसका समूचा वो राजस्व जमा कहाँ करते हैं? तो जमा करते हैं भारत की संचित निधि में। संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो जो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है तो लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है तो उसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, सदन में प्राप्त किया जा सकता है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो संसद को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। संसद की लोक लेखा समिति के प्रमुख कार्य हैं शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल यानी कैग के रिपोर्ट का परीक्षण करना। यह है लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य। लोक लेखा समिति के सदस्य हैं 22, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है तो एस्टीमेट्स कमेटी से, यानी प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति गठित की जाती है तो लोकसभा के 30 सदस्यों से। भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं तो लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये तीनों भारत संसद की वित्तीय समितियां हैं। संसदीय समिति गठित की गई है तो पहले है सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, दूसरी सरकारी आश्वासनों के बारे में और तीसरी आकलनों के बारे में। ये संसदीय समितियां गठित की गई हैं। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल थे 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से थे। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे पीसी चाको, जो कांग्रेस के सांसद थे। भारतीय संसद प्रशासन पर नियंत्रण करती है तो संसदीय समितियों के माध्यम से भारतीय संसद जो है वह प्रशासन पर नियंत्रण करती है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता, क्योंकि प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनी होती है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। भारतीय राजनीति के संदर्भ में सही कथन है, राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्र वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। किसमें? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में। संसद की एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है तो प्राक्कलन समिति 30 सदस्यीय होती है, जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। जितनी वित्तीय समितियां हैं वैसे तीनों का कार्यकाल 1 ही वर्ष का होता है। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंश नहीं है तो भारत का नियंत्रक हो महालेखा परीक्षक। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। संसद की स्थायी समितियों से सदस्य को लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है 2 और 1 के अनुपात में। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान से सीमित किया है तो स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान से सीमित किया गया है। तारांकित प्रश्नों के विषय में निम्न है। तारांकित प्रश्न देखिए 2 प्रकार के हैं, एक तो उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और दूसरा पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तारांकित प्रश्न है। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मदों पर बहस करने के हेतु भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाया गया है। संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन है कि हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है और भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाता है 13/5/2002 को मनाया गया था, 13 मई 2002 को।
वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो वह थे विट्ठल भाई पटेल, जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है तो न्यायिक समीक्षा से। लोक लेखा की संसदीय समिति देखिए सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। धन विधेयक के बारे में सही तथ्य है कि लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है अथवा नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सही कथन है कि धन संपत्ति के मामलों में राज्यसभा शक्तिहीन है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा के लौटा सकती है, परंतु उसके द्वारा जो संशोधन दिए गए थे उसको मानना या ना मानना ये लोकसभा का विशेषाधिकार है। वे विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया गया है वह है कर से संबंधित उपबंध, उधार लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध जो है ये धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। बजट जो है देखिए बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई आरोपित करने की शक्ति भी प्राप्त नहीं है और राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना वह कर में वृद्धि भी नहीं कर सकता संसद। भारत के संविधान में कथित है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और संसद राष्ट्रपति और 2 अन्य सदनों या लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनेगी। अब यह कथन कारण में पूछा गया। देखिए कथन ए है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है और आर है कारण है क्योंकि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, इसीलिए वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है वह एक ही सही व्याख्या करता है। अब देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित कथन है कि जो भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है वह अनुच्छेद 108 में उल्लेखित है और लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो किस किस सूची में जो संघीय संसद व राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकती है? तो देखिए पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु, दूसरा है संबंधित राज्य की सहमति से, तीसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे रहने की अवस्था में और राष्ट्रीय हित में, चौथा है राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव पारित करे। नेक्स्ट है भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आने वाली विधियां हैं। देखिए कौन कौन विधियां हैं। पहला है कि संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा है विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। तीसरा है अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदानों का प्रावधान और चौथा है संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। ये क्या है? ये भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आने वाली विधियां हैं। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। पहला नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। दूसरा ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, इससे भी पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। और राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर भी लाने से पहले भी राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है वह लेना आवश्यक होता है और धन विधेयक पर भी राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। समिति और उसका अपर नाम देखिए। लोक लेखा समिति को क्या कहते हैं? तो लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है। याचिका समिति जो है वह कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति जो है वह तदर्थ समिति है और विभागीय समितियां हैं स्टैंडिंग समितियां। देखिए सही कथन है कि लोक लेखा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। यानी जो प्राक्कलन समिति है इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। दूसरा है संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है।
तीसरा है विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियां, परिषद, मंडलों एवं आयोगों के सदस्य को संसद कार्य मंत्री नामित करती है। नेक्स्ट संसद को संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। सिविल अधिकार का संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किया जाता है तो वह है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध विचारण किया जाता है किसके द्वारा? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध है संज्ञेय और संक्षेपतः विचारणीय। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था 1954 में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक रैंक से कम न हो, उस मतलब उप अधीक्षक से रैंक से कम ना हो, ऐसे अधिकारियों से इसका अन्वेषण किया जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। आरटीआई कानून 2005 में। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई तो 15 जून 2005 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। संसद किसके द्वारा? सूचना अधिकार अधिनियम को। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित वाद है तो नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद वाद जो है वह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित वाद है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में उत्तरदायी होता है तो निर्देशक, प्रबंधक और सचिव ये उत्तरदायी होते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम है। अधिनियम जो लागू हुआ था वह हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। यह अधिनियम था घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा 26 अक्टूबर 2006। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियम हुआ था 1871 में। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियम हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ 30 जनवरी 1990 को। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है कि सार्वजनिक अधिकारों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, यह है सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य। उच्च अधिकारी न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना, तो यह है मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि मतलब जो सूचना का अधिकार पूछ रहा है उसके द्वारा अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। और नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति में अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता है। अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकार होगा तो वह ग्राम सभा होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुरूप अधिनियम हुए थे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम था 2010 का। वह था स्वस्थ पर्यावरण के अधिकारों के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेषाधिकारों के संदर्भ में कथन है कि पहला है उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है और दूसरा है उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। देखिए कथन है, एक कथन ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम साधारण नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है और कारण है कि इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करना है। तो चलिए ये देखिए ए और आर दोनों सही है परंतु ये आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। वे शक्तियाँ जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई थी वह थी, पहला था किसी अपराध के दोष सिद्ध अभियुक्त को संपत्ति का संपहरण। दूसरा है ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। तीसरा है ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। देखिए सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार या पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात है कि पहला है स्वशासन प्रदान करना, दूसरा है पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, तीसरा है जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। ये किसका आशय है? तो यह पेशा का विस्तार का उद्देश्य था। अब सर्वोच्च न्यायालय कुछ क्वेश्चन है देख लीजिए। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? तो 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त की आयु है 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। और दूसरा है कि न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। तो न्यायाधीशों का वेतन कहाँ से आता है? तो संचित निधि से, भारत के संचित निधि से। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं वकालत। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं सेवानिवृत्त मतलब रिटायर होने पर, और किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय में तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। भारतीय संविधान में तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो सर्वोच्च न्यायालय में तदस्थ जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या होती है 4। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये आते हैं उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ इस केस में बनी थी गोलकनाथ केस 1967 में बनी थी सबसे बड़ी खंडपीठ। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो वह संबंधित है केशवानंद भारती 1973 वाद। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित कुल स्वीकृति संख्या है, तो देखिए इस समय 34 है, क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कथन है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है, तो संसद में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दे सकता है पत्र लिखकर राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्ति की मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उससे सबसे अच्छा लगे उस तरह से अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह संबंधित है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद 1967 से। मूल अधिकार से संबंधित जो वाद है वो संबंधित है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद 1967 से। वाद और इससे संबंधित प्रावधान देख लीजिए। इंदिरा साहनी वाद जो 1992 में हुआ था, यह संबंधित था अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत से। दूसरा वाद है विशाखावाद जो 1997 में हुआ था। देखिए इंदिरा साहनी वाद 1992, विशाखावाद जो 1997 में हुआ था, ये संबंधित था अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण करना। और तीसरा है मेनका गांधीवाद जो 1978 में हुआ था। विशाखावाद 1997 में हुआ था देखिए, और मेनका गांधीवाद 1978 में जो गरिमापूर्ण जीवन व्यापन का अधिकार देता है। संविधान के व्याख्या से संबंधित सभी विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके जो अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो सभी विवाद हैं वह सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। किसके अंतर्गत? तो अपीली क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है कि यह मूल अपीली और परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है, तो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय को उसके दिए गए निर्णय अथवा आदेश की पुनर्विलेखन हेतु अधिकृत करते हैं अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विलोकन करने हेतु अधिकृत किया जाता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 137 के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है यह एक कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य की किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है, तो संसद द्वारा विधि बनाकर। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बस इतनी ही। इसका एक और पार्ट बचा होगा, उसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसे शेयर भी कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथ साथ बने रहने के लिए।